तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश धसमान और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत म्यार मैत अभियान के तहत खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने अभियान के बारे में बताया। हरीश रावत ने कहा कि यह अभियान इसलिए शुरू किया गया है ताकि सभी को बताया जा सके कि उत्तराखंड की विशेषता क्या है। वहीं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए हरदा ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की संस्कृति को बढ़ाने पर ध्यान दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, तो प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है। और हरदा अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं और एक तरीके से एक नया कदम उठाया है उन्होंने, और म्यार मैत के जरिए एक अभियान के जरिए जो है प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की है। म्यार मैत अभियान की उन्होंने शुरुआत की है, जिसके तहत आज वो खटीमा पहुंचे, मीडिया के समक्ष आए और ये बात कही कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने के लिए जिस तरीके से पूर्व की कांग्रेस सरकार काम कर रही थी, ऐसा कोई काम प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार पर निशान साधते हुए हरदा ने कहा कि आखिरकार सरकार प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा क्यों नहीं दे रही है। आपको याद है, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जबकि लोक संस्कृति को बचाने का हर संभव प्रयास जो है डबल इंजन की सरकार की तरफ से होना चाहिए था। अभियान है म्यार मैत। म्यार मैत का मतलब मेरा उत्तराखंड कैसा है, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, जो उसकी सोच है, जो उसकी जैव विविधता है, जो उसकी संस्कृति है, जो उसका खान पान है, रहन सहन है, उनको फोकस में रखना और एक दबाव ग्रुप पैदा करना राज्य के अंदर जो इन चीज़ों को आगे बढ़ाए। और मुझे खुशी है कहते हैं कि हमारी सरकार ने ऐसी सैकड़ों पहलें प्रारंभ की थी और आज दुख होता है ये कहते हुए कि ये सरकार उनको छोड़ रही। अगली खबर का रुख करते हैं, बात करेंगे स्वाइन फ्लू के कहर की। जी हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्वाइन फ्लू का कहर अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अभी तक स्वाइन फ्लू से कई लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 24 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि भी हो चुकी है। आपको याद है कि इसको देखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं इस वक्त जो है तमाम अस्पतालों में की गई है, क्योंकि निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल, तमाम तरह के दावे कर रहे हैं कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। आपको याद है कि इस मौके पर हमारे देहरादून संवाददाता धनंजय ढोंडियाल ने दून अस्पताल का जायजा लिया, जहां डॉक्टर से मुलाकात के बाद उन्होंने इन आंकड़ों की पुष्टि की है। मरीज स्वाइन फ्लू की चपेट में, जिसके बाद शासन प्रशासन में हड़कंप जरूर है, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब दून मेडिकल कॉलेज ये दावा कर रहा है कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई भी सरकारी अस्पतालों का रुख नहीं कर रहा है। तमाम निजी अस्पतालों में इस वक्त स्वाइन फ्लू के मरीज भर्ती है जो वहां पर इलाज करा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पर समझ में आती है, क्योंकि लगातार सरकार ये कहती है कि स्वाइन फ्लू की जो जांच करने के लिए जो है उसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाती है और जिसके बाद 2 से 3 दिन में वो रिपोर्ट निकलकर सामने आती है, लेकिन उसके बाद जो है इलाज शुरू किया जाता है स्वाइन फ्लू के लिए, लेकिन उससे पहले ही मरीज की हालत काफ़ी बिगड़ जाती है, जिससे उसकी जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि आपको स्वाइन फ्लू से जिस तरीके से लगातार ये स्वाइन फ्लू फैल रहा है देहरादून में, उसके बाद शासन प्रशासन की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिरकार स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए क्या प्रयास जो है शासन प्रशासन सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रयास होता हुआ नहीं दिखता है। देहरादून में लगातार स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 24 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अब तक 10 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस सरकारी हॉस्पिटल है, दून मेडिकल कॉलेज है, आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर व्यवस्था है, जिस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो आइसोलेशन वार्ड से बनाया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी मरीज नहीं आया। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश के प्राइवेट अस्पताल है, लोग वहाँ का रुख कर रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों का रुख लोगों को करना चाहिए था, लेकिन लोग मजबूर हैं क्योंकि जो सुविधाएं होनी चाहिए थी सरकार की ओर से वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। इस कारण जो मरीज हैं, जो लोग हैं, जो तीमारदार हैं, वो प्राइवेट अस्पताल को यहाँ पर रुक कर रहे हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल है कि जो सूबे का जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमा है वो अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहा है। वो आप देख सकते हैं कि
जो वार्ड बना हुआ है किस तरीके से खाली यहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई मरीज यहाँ पर आने को तैयार नहीं। और जबकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद इस विभाग को देख रहे हैं, स्वयं वही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और स्वयं इस विभाग के स्वास्थ्य मंत्री भी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान उठना लाजिम है कि आखिर लोग और जो मरीज हैं स्वाइन फ्लू के वो क्यों आखिर प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, ये सरकार पर बड़ा सवाल निशान है। कैमरामैन अभिलाष के साथ धनंजय ढोंडियाल, तहलका। अगली खबर खटीमा से है, जहां उधम सिंह नगर की खटीमा तहसील में राजस्व विभाग के द्वारा किसानों से बैंक ऋण की वसूली के लिए किसानों के घर जाने पर किसान भड़क गए और एसडीएम का घेराव कर दिया। किसानों का कहना है कि अभी तक धान और गन्ने की फसल की कीमत सरकार से मिली ही नहीं है। साथ ही धान की फसल भारी बारिश की वजह से खराब हो गई थी, जिस कारण किसान बैंकों का कर्ज देने में असमर्थ हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल आने तक बैंक ऋण की वसूली पर रोक लगा दी जाए। वहीं एसडीएम का यह कहना है कि नियमानुसार ही बैंक ऋण की वसूली की जा रही है और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, उनका कहना है कि वसूली के संबंध में उनको दिक्कतें हैं। इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें वसूली का जो हमारी कार्रवाई की जा रही है वो नियमानुसार की जा रही है और इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो उसमें बात की जा सकती है और अगर उनको कोई परेशानी है तो अगर आगे कोई बात कहते हैं तो उनको सुना जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनको किसी। और अब खबर है चक्राता से, जहां मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र में आसमान से गिरती बर्फ की बौछारों को हमारे कैमरे ने उस वक्त कैद कर लिया जब सुबह से ही हो रही तेज बारिश के बाद एकाएक बर्फबारी शुरू हो गई और देखते ही देखते आसमान से गिरती इस बर्फ ने चक्राता घूमने आए पर्यटकों के वाहनों, पेड़ों, पहाड़ों समेत समूचे क्षेत्र को बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। ऐसे में नज़ारा बेहद देखने लायक था क्योंकि चक्राता का नैसर्गिक सौंदर्य विश्व प्रसिद्ध है और यही कारण है कि 12 महीने यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। लेकिन इस वक्त ज़्यादा पर्यटक इस ओर आ रहे हैं क्योंकि विकास नगर के चक्राता में जमकर बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं किस तरीके से इस बर्फबारी को निहारने के लिए और जो है ऐसे मौसम में जो है घूमने के लिए पर्यटक इस वक्त जो है चक्राता का रुख कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी बर्फबारी वहाँ पर हुई है, उसके चलते जो है तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और उसके चलते पर्यटक तो इस मौसम को जो है जमकर इस मौसम में जो है इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। लेकिन जो आम नागरिक हैं, स्थानीय निवासी हैं चक्राता के, उनके समक्ष एक बड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। और मैं देहरादून से आया हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, मेरी वाइफ है और सब फ्रेंड्स वगैरह सब आए हैं, भाई वगैरह, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखी है बट इतनी अच्छी नहीं देखी, पहली बार भी आए थे बट इतना मजा नहीं आया था जितना इस बार आ रहा है। बहुत अच्छी बर्फबारी है, बहुत ठंड भी लग रही है। गाड़ी ड्राइव करने में जब तक बर्फबारी नहीं मिली तब तक तो सही था, आगे जैसे जैसे बर्फ बढ़ती जा रही है थोड़ा ड्राइव करने में प्रॉब्लम है। छुट्टियों में मैं फर्स्ट टाइम बर्फबारी देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने ग्रुप के साथ आई हूँ, हम बहुत। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है चंपावत से, जहां बर्फबारी के कारण यहां तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड बढ़ गई है और ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मौसम में हुए परिवर्तन के चलते जिलाधिकारी रणवीर चौहान ने सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश की घोषणा कर दी है क्योंकि आपको बता दें जमकर बर्फबारी हुई जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और उसके बाद जो है शिक्षण संस्थानों की छुट्टी की घोषणा की गई है। तो चंपावत भी अछूता नहीं रहा है मौसम के इस बदलते मिजाज से, क्योंकि चंपावत में भारी बर्फबारी हुई है जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और उसके बाद ये स्थिति किस तरीके का नज़ारा वहाँ देखने वाला है चंपावत में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ठंड का जो है प्रकोप बढ़ गया है, अलाव की आवश्यकता है यहाँ पर और चंपावत जो है शहर इस बारिश की वजह से अच्छा लग रहा है और ये बारिश बीच बीच में होते रहे तो काश्तकारों के चेहरे में भी काफ़ी खुशहाली आई है। 2019 में दोबारा बर्फबारी हुई है और सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। काफ़ी ठंड है और जो ये बर्फबारी हो रही है इससे पानी के स्रोत भी काफ़ी हद तक ठीक होंगे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए तहलका न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। रुक रुक कर हो रही बारिश ने काश्तकारों के चेहरे खिला दिए हैं और मौसम की पहली बारिश आपको बता दें कि रबी की फसल के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। काश्तकार इस बारिश को वरदान मान रहे हैं और इस बारिश से गेहूं और दलहनी फसलों की पैदावार बढ़ जाएगी और उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बारिश से उन किसानों को ज़्यादा लाभ मिलेगा जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है।
काश्तकारों के चेहरे खिल गए हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है और फसलों के लिए इस बर्फबारी को बेहद मुफीद माना जाता है, जिसके चलते इस बार काश्तकारों को उम्मीद है कि अच्छी फसल होगी और अच्छी आमदनी इस बार किसानों को मिल पाएगी, क्योंकि बारिश को वरदान माना जाता है ऐसे मौसम में, क्योंकि रबी की फसल का वक्त होता है और ऐसे में फसलों की पैदावार के लिए बेहद जो है खासकर रबी की फसलों के लिए बारिश जो है बेहद फ़ायदेमंद मानी जाती है और इसीलिए बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल गए हैं। आपको याद है कि बारिश को वरदान मान रहे हैं किसान और उसके बाद मौसम वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, ये मौसम फसलों की पैदावार के लिए बेहद लाभदायक है। जो बरसात हुई है अभी, क्योंकि कुछ किसान भाई हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो ये प्रकृति इस बार मेहरबान हुई है। ये जो 60 दिन की गेहूं की फसल होती है, इस समय पेड़ को बहुत ज़रूरी रूप से पानी चाहिए होता है। इस समय जो बरसात हुई है, इस बरसात की वजह से जो कल्ले निकलेंगे, उन कल्लों में दाना जरूर बनेगा। इससे पहले अगर बरसात यहाँ पर पानी की कमी होती है तो पेड़ों में जो कल्ले बनते हैं वो बगैर दाने के बनते हैं, लेकिन इस बरसात की वजह से निश्चित ही वो दाना होगा और अच्छा होगा। जो ये बरसात है ये तो वरदान सिद्ध होगी थी, जो है ये पूरे उत्तर भारत में ये बारिश जो हुई है और गेहूँ के लिए तो ये बहुत ही उत्तम बारिश हुई है सब। तो एक तरफ जहां पूरा उत्तर भारत कड़कड़ाती ठंड से ठिठुर रहा है, वहीं केदार घाटी की जनता गुस्से से सुलग रही है। दरअसल लोगों में सिस्टम की नाकामयाबी को लेकर खासा गुस्सा है। लोगों का कहना है कि एक तरफ मौसम की मार है, दूसरी तरफ सिस्टम का अनदेखा रवैया है। दरअसल ये पूरा मामला वर्षों से अटके ऊखीमठ उनियाड़ा राशि मोटर मार्ग के विस्तारीकरण का है। स्थानीय जनता शासन प्रशासन के चक्कर लगाते हुए थक चुके, लेकिन उनकी मांगे अब तक अनसुनी हुई हैं। सड़कों के अभाव में लोगों को 8 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ रही है। सरकार शासन प्रशासन और दावे करता है कि उत्तराखंड का हर लिहाज से ख्याल रखा जाता है, हर बाशिंदे की बात सुनी जाती है और सीमांत क्षेत्रों तक विकास किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार इस वक्त सूबे में है, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड के सीमांत गांवों में पलायन बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उत्तर भारत इस वक्त जो है कड़ाके की ठंड की चपेट में है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। ठंड इस कदर है कि लोग घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन देखिए। ये लोग हैं रुद्रप्रयाग जनपद के मदमहेश्वर घाटी के लोग। सिस्टम की मार से इस कदर त्रस्त है कि इस भीषण ठंड में भी ये लगातार आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊखीमठ ब्लॉक मुख्यालय पर ग्रामीण अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सालों से ऊखीमठ उनियाड़ा राशि मोटर मार्ग के विस्तारीकरण को लेकर शासन प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन मांग नहीं मानी गई। घाटी विकास मंच तथा न्याय पंचायत मनसुना के प्रधान संगठन के 13 ग्राम पंचायतों के द्वारा हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण को लेकर के आज से यहाँ पे कर्मिक अनशन शुरू हो चुका है। और अगर हमारी जो ये मांगे हैं 27 तारीख तक सरकार द्वारा इस पे किसी प्रकार का अमल नहीं किया जाता है तो 28 तारीख से हम सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज मदमहेश्वर घाटी विकास मंच के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर अपनी 11 सूत्रीय मांगों के लिए कर्मिक अनशन पे बैठे हुए हैं और जब तक कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा और समय आने पे इसको हम आमरण अनशन और भूख हड़ताल में भी तब्दील कर देंगे। हमारे जो मुख्य मांगे हैं कि मदमहेश्वर घाटी न्याय पंचायत के अंदर जितने भी हमारे गांव हैं जहां जहां पर मोटर मार्ग की सुविधा नहीं है, कहीं पे अगर मोटर मार्ग भी है तो वहां पे सड़क के बुरे हाल हैं के कारण आज हमारा ऊखीमठ उनियाड़ा मोटर मार्ग जानलेवा बना हुआ है और यहाँ पर हमारे आज के संचार के युग में भी मदमहेश्वर घाटी का जनमानस आज भी मोबाइल सेवा से वंचित है। और विद्यालय में अध्यापकों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पद यहाँ पर अध्यापकों के रिक्त हैं और जिनके कारण हमारी नौजवानों का बहुत से यहाँ पर उनका पठन पाठन बाधित हो रहा है। और इसी प्रकार की यहाँ की मूलभूत 11 समस्याओं के समाधान के लिए मतलब हमारा ये कर्मिक अनशन यहाँ पे आज से शुरू हो गया है। को बता दें कि राशि और गोड्डा जिले के अंतिम गांव हैं, जहां के ग्रामीण आज भी सड़क के अभाव में 8 किलोमीटर पैदल दूरी तय करते हैं।
रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूली बच्चों को हर रोज स्कूल जाने के लिए इसी 8 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। अगली खबर का रुख करें। अगली खबर है लक्सर से, जहां के नगला खिताब गांव से प्रेमी संग फरार महिला को पुलिस ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया है। पुलिस ने महिला के प्रेमी को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि महिला का गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और पुलिस ने महिला को उसके पति को सौंप दिया और आरोपी प्रेमी को जेल भेज दिया है। नगला खिताब गांव है, यहाँ की एक महिला चली गई थी अपने दोस्त के साथ। वजह क्या रही है तो महिला के मन की बात हम बता नहीं सकते, लेकिन सकुशल लौट आई हैं और उसके पति और महिला का ये कहना है कि हम अपने साथ अपने घर पे रहेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको संपादित किया जा रहा है। विशेष कुशलता है। अगली खबर हरिद्वार से, जहां के ग्राम इक्कड़ स्थित पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई, जिससे पूरा फार्म जलकर खाक हो गया है। हादसे में फार्म मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। इस घटना में करीब 1500 आपको बता दें कि मुर्गियों की आग में जलकर मौत हुई। हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। वहीं फार्म मालिक अकरम ने बताया कि इस दुर्घटना में उसका लगभग 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। 4 बजे करीब उसके अंदर जाके देखा, अंदर जब तक तो ठीक था ये। अच्छा। फिर उसके बाद में 1-1.5 घंटे के बाद देखा तो कोने पे से आग लगी इसमें और एक तरफा पूरे फार्म में लगती चली। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना है और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट tehlka-india.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।